ऑल राइट। सो आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी विद प्रेम। सो यहाँ पे हम सीखेंगे पॉलिटी के बारे में, है ना। तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम अबाउट टू स्टार्ट दैट इज़ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड हाउ द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू द पिक्चर। क्या एवोल्यूशन प्रोसेस रहा इंडिया का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें व्हाट वाज द सीन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। क्या फेजेस में ये धीरे धीरे बनता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश ने रूल किया हमारे ऊपर, तो वो किन फेज़ में था। तो 1857 को मैं एक मिड लाइन मानता हूँ, और उसके यहाँ से अगर अपन देखें तो द रूलिंग authority was East India Company and after 1857 it was directly British Crown। ठीक है, तो यहाँ से 1857 से पहले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है इंडिया को। लेकिन 1857 में होता है एक बहुत बड़ा रिवोल्ट। उसके बाद जो है क्राउन को ये महसूस होता है कि इट इज़ नाउ द टाइम टू डायरेक्टली रूल द देयर इम्पोर्टेंट कॉलोनी दैट इज़ इंडिया। ठीक है, तो ये था अपना फेज, और इस फेज में ये लोग बहुत सारे एक्ट लाते हैं, रेगुलेशन एक्ट लाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू ये लास्ट में आते आते हमारे जैसे एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935 और फाइनली 1947 का एक्ट ये लोग लाते हैं। तो ये था इनका फेजेस, किस फेज में ये लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे, कैसे ये धीरे धीरे आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इम्पीरियलिज्म क्या होता है। तो इम्पीरियलिज्म क्या होता है कि टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ सम अदर कंट्री और अ रीजन और अ टेरिटरी। कोई जैसे एक कंट्री है, जैसे हमारे केस में ये था कौन, ब्रिटेन। ठीक है, हम थे इंडिया। अब हमारे जो अफेयर्स थे, इंटरनल अफेयर्स जो हैं, डायरेक्टली कौन कंट्रोल करने लगा था, ब्रिटेन। तो इसका मतलब हम जो है एक कॉलोनी बन गए थे किसकी, ब्रिटेन की। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्पीरियलिज्म। इसके पीछे सबसे बड़ा जो मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मोटिव। मतलब अब क्या है, जैसे ब्रिटेन है, वहाँ पे चल रहा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस टाइम पे, और बहुत तेज़ी से औद्योगिकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। नाउ दे रिक्वायर सम रॉ मटेरियल एंड द मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड्स। तो इंडिया जो है अब वो काम करेगा क्या, रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करेगा किसको, ब्रिटेन को, नंबर एक। नंबर दो, ब्रिटेन की जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनको बेचने के लिए जो मार्केट चाहिए था वो कौन है, अब इंडिया। तो इस तरह से ये जो था दैट वाज द बिगेस्ट मोटिव ऑफ दिस इम्पीरियलिज्म। ऑल राइट, बट यहाँ पे ये लोग जो बताते थे दैट इज, ये बोलते थे कि इट इज़ वाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द अदर नेशंस। मतलब जो बाकी के देश हैं वो सिविलाइज नहीं है, जैसे इंडिया सिविलाइज नहीं है, तो ये वाइट मैन जो हैं, गोरे लोग, उनका बर्डन है कि हम इंडिया के लोगों को क्या करें, सिविलाइज करें। तो ये थ्योरी दी थी आपके रूडीयार्ड क्रिपलिंग ने। ठीक है, तो इस थ्योरी के पीछे ये बताते थे कि ये हमारा बहुत जेन्युइन रीज़न है। ठीक है, तो ये मेन दो रीज़न होते थे जिसके पीछे ये इम्पीरियलिज्म चल रहा होता था। सबसे मेन रीज़न प्रॉफिट मोटिव। ऑलराइट, प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ ही टेरिटरी बढ़ाना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, अपनी माइट को बढ़ाना, दैट वाज द रियल मोटिव ऑफ दिस इम्पीरियलिज्म। ओके, अब हम बात करते हैं कि ब्रिटिश जो क्राउन था वो क्यों ये हमारे एक्ट लाता है, डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स करता है, ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसके पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, और स्टार्ट करते हैं कि ईआईसी जो है, जैसे सबसे पहले जो ईआईसी है, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जाती है ब्रिटिश क्राउन के पास और ये मांगते हैं इजाज़त कि हमको ईस्ट के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, ईस्ट के साथ क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, जो ईस्ट में पड़ रही हैं कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड करेंगे। बदले में हमें, मतलब आप एक रॉयल चार्टर दो, जाने की परमिशन दो, उसके बदले हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे ढेर सारा। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन इनको परमिशन देता है, और इसके बाद जहांगीर के दरबार में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है इंडिया में। तो जहांगीर के दरबार में हाजिर होता है कौन, थॉमस रो। ठीक है, थॉमस रो, और ये परमिशन मांगता है ट्रेड की। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश की जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आ जाती है, और ये ट्रेड के बहाने धीरे धीरे क्या करते हैं ये कब्जा करने लग जाते हैं। और ख़ास करके बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, जो होता है 1757 में। ठीक है, और दूसरा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, ये होता है 1764 में। ठीक है, इसके बाद से जो इंडिया में तीन प्रोविंस थी, जो मेन
यहाँ पे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके इफ़ेक्टिव कंट्रोल में आ जाती हैं, स्पेशली आफ्टर दीज टू बैटल्स, और इसके बाद तो ख़ास करके। अब इन तीनों जो ये प्रोविंसेस हैं, इनमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लागू कराते हैं। ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये आगे अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट में। लेकिन अब ये इतना समझिए कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ ट्रेड नहीं कर रही है, दे आर ऑल्सो कंट्रोलिंग आवर इंटरनल अफेयर्स, आवर पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये धीरे धीरे टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी हो रहा है, ये हमारे पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और आगे जाके ये धीरे धीरे पूरा हमारे ऊपर रूल करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस वॉज हाउ दे वर एक्सपेंशन, उनका जो एक्सपेंशन है वो इस दिशा में चल रहा था। सबसे पहले बात करते हैं कि इन्होंने क्यों ये एक्ट्स लाए। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, दैट इज़ मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स। अब क्या हुआ ना कि जो कंपनी है वो ब्राइब में, इसके जो ऑफिशियल हैं वो ब्राइब लेने लगे, होर्डिंग ऑफ कमोडिटीज़ यानी जमाखोरी करने लगे चीज़ों की, और आर्टिफिशियली जो प्राइसेस थे उनको मैनिपुलेट करने लग गए। नेक्स्ट तीसरा जो था कि ये लोग क्या करने लगे, यहाँ के जो किसान थे इंडिया के, उनके ऊपर ज़बरदस्ती प्रेशर बना के फोर्स्ड इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपी एंड इंडिगो। पॉपी यानी अफीम, और इंडिगो यानी एक डाई होता है, कलर होता है, ये कैश क्रॉप्स होती हैं, मतलब ये उगवाई जाने लगी इंडिया में। तो इस तरह से पहला था मेल प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी। सेकंड था कि ईआईसी के जो ऑफिसर्स थे वो तो बहुत रिच होते जा रहे थे डे बाय डे, बट द ईआईसी वाज रनिंग अंडर हैवी लॉसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई दिस ईआईसी कंपनी डिमांडेड अ हैवी लोन फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन। मतलब हमें बहुत सारा लोन चाहिए इंडिया में हमारे अफेयर्स चलाने के लिए, तो ऐसा इन्होंने लोन मांगा। तो दिस वाज द प्रॉब्लम कि आपके ऑफिसर्स तो इतना पैसा कमा रहे हैं बट कंपनी लॉस में, ये कैसे। तो दिस वाज हाउ द मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर्स प्रोवोक्ड द ब्रिटिश क्राउन टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सेकेंड थ्योरी जो थी दैट इज़ थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म। ये रीज़न क्या था, यहाँ पे देखिए समझते हैं अपन। जैसे ये ब्रिटिश है, ठीक है, और यहाँ पे है इनकी एक कॉलोनी दैट इज़ इंडिया, यहाँ पे है चाइना, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो हैं उनको चाइना से लानी होती थी, मेनली वो टी लाते थे, और भी कमोडिटीज़ होती थी, बट टी, इसके बदले में इनको देना पड़ता था क्या, गोल्ड, ठीक है। ऐसे ही ये लोग इंडिया से जो हैं वो इम्पोर्ट करते थे मेनली स्पाइसेस, ठीक है, मसाले वगैरह, और इनको भी देना पड़ता था बदले में क्या, गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रिटेन है इसका गोल्ड जो है दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। गोल्ड या बुलियन बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था। मतलब ब्रिटेन से धीरे धीरे सोना जो है वो चाइना भी जा रहा है, ठीक है, और इंडिया जा रहा है। अब क्या होता है कि ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे हमने देखा इंडिया में ये क्या कराते हैं, पोपी या ओपियम उगवाते हैं, अफीम की खेती करवाते हैं, और ये अफीम स्मगल करते हैं कहाँ पे, चाइना में। चाइना से ये लोग बदले में क्या लाते हैं, टी, ठीक है। यानी अब चाइना को जो है गोल्ड नहीं देना पड़ रहा, जो ओपीएम इंडिया में उगवाया था वही चाइना को सप्लाई करके क्या लाई जा रही है, टी लाई जा रही है, और ये टी कहाँ जा रही है, सीधा ब्रिटेन जा रही है। यानी कि अब जो है चाइना को गोल्ड देना बंद, नंबर एक। नंबर दो, इंडिया में हमने देखा कि आफ्टर द वॉर ऑफ बक्सर, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा वर नाउ अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है, उड़ीसा अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। और जो ये बंगाल था ये बहुत ही रेवेन्यू जनरेट करने वाला रीजन था, तो इसके रेवेन्यू से, ये जो इंडिया की टेरिटरीज हैं इनके रेवेन्यू से ये लोग क्या करने लगे, इंडिया के जो स्पाइसेस ये खरीदते थे उसका पैसा इसी के रेवेन्यू से चुका देते थे। यानी कि अब की बार जो दूसरा फेज था उसमें भी अब स्पाइसेस तो जा रहे थे बट गोल्ड अब नहीं देना पड़ रहा था, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो भी कम होने लगा। तो इस थ्योरी के चलते, द थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म के चलते, अब इनको ड्रेन ऑफ वेल्थ रोकना था, तो इन्होंने और अच्छे से इनको अपनी टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करना था, और अच्छे से सेंट्रलाइज करना था, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड एम ऑफ दिस ब्रिटिश क्राउन, व्हाई दे इंट्रोड्यूस दीज रिफॉर्म्स इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द थर्ड थिंग वाज, अभी हमने बात करी कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर एंड प्लासी द इफेक्टिव कंट्रोल जो है आ जाता है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का, स्पेशली आफ्टर दिस 1764 वॉर ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे ये ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम लागू करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे दो तरह के मैटर होते हैं, एक होते हैं सिविल मैटर्स, पैसे वैसे से रिलेटेड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल जिसमें अपराध से रिलेटेड, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, सिविल मैटर्स जो है वो देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो क्रिमिनल मैटर्स हैं वो वहाँ के देखेंगे नवाब। ठीक है, अब ये दोनों ही लोगों को क्या करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे, ये भी। तो ये ड्यूअल सिस्टम जो गवर्नमेंट थी, इसमें एक तो दिक्कत ये थी कि दे बोथ वर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, नंबर वन। नंबर दो, the this dual system of administration was confusing in nature. In some matters EIC will say कि it is the matter or it is the jurisdiction of the नवाब, नवाब कहता था कि नहीं ये तो EIC का jurisdiction है। तो इस तरह से जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगा। तो इसलिए भी ये एक्ट लाते हैं कि थोड़ा सा इफेक्टिवली कैसे कंट्रोल करें इंडिया से रिलेटेड जो टेरिटरीज हैं उनमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इफेक्टिवली हम चला सकें। ठीक है, हाँ, इसके बाद था चौथा एम जो है वो था एम्पायर बिल्डिंग। अब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने देखा कि इंडिया जो है, इसको बोलते थे इंडिया जो है वो ज्वेल ऑफ क्राउन है, मतलब एक क्राउन के लिए बहुत पैसे वाली कॉलोनी थी, बहुत रेवेन्यू इंडिया से ये लोग जनरेट करते थे। तो इस कॉलोनी को बचा के रखना है, प्लस टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी करना है, इंडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करना है। तो इनका खुद का जो है वो एस्पिरेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं टू कंट्रोल द इंडिया। ऑल राइट, सो दिस वाज द एम्पायर बिल्डिंग, दैट इज द ग्रीड ऑफ टेरिटरीज, हाउ टू अकोमोडेट large number of territories in India was now the main aim of this British crown. All right, so these were the reasons why they were actually introducing these provisions or these acts, so that they can centralize the administration, they can reform the administration, they can introduce best practices in the administration of India. Right, अब अपन बात करते हैं कि the first series of act जो था आते हैं उसमें था regulating act of 1773. So this was the first and initial step of British Parliament to regulate the commercial and administrative affairs of the East India Company. पहला ही एक्ट था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उनको हम रेगुलेट कर सकें। अच्छा, इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे चलती थी वो समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये EIC के खुद शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते थे। ठीक है, अपॉइंट यही लोग करते थे, और जो भी डिसीजन होता था इनकी कंपनी से रिलेटेड वो कौन लेते थे, यही COD लोग लेते थे। तो इस तरह से ये लोग अपना अफेयर्स को चलाते थे। अब क्या हुआ, ये तो था एक्ट से पहले की बात। अब एक्ट आ गया, तो एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया वो समझते हैं। तो दो तरह की चीज़ें थी, दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था। एक तो था कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा था कि जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा है, टेरिटरीज को कैसे हम हैंडल करेंगे, तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। दो तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस तरह से चल रहा था, पहले COD चला रहे थे, इसमें क्या चेंज आया। तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आया। द ओनली चेंज विच वॉज ब्रॉट अप बाई दिस ब्रिटिश क्राउन वॉज कि जो भी सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होंगे अब वो इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि एक ओवरसाइट मैकेनिज्म इन्होंने लगा दिया। मतलब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या डीलिंग आपकी चल रही है कमर्शियली या सब। ठीक है, जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें ये लोग क्या क्या चेंज लाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या चेंज लाते हैं। ये क्या करते हैं, ओवरऑल सेंट्रलाइज करते हैं अपनी टेरिटरीज़ को जो है। तो इसमें बंगाल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट था इंडिया में, क्योंकि ये बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करता था। तो इन्होंने जो बंगाल का जनरल है, गवर्नर, उसको इन्होंने पहले तो अपग्रेड किया, किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी स्टेटस को बढ़ा दिया, नंबर एक। नंबर दो, बंगाल के नीचे ही इन्होंने जो बॉम्बे एंड मद्रास की प्रोविंस थी, ठीक है, वो अब सबऑर्डिनेट रहेंगी किसके, बंगाल के। ठीक है, तो ये सबऑर्डिनेट कर दिया, यानी बंगाल को ये पावरफुल बना रहे हैं और टेरिटरीज को क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइज कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल इन्होंने सेंट्रलाइज किया, नंबर दो। अब बात करते हैं जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, जो गवर्नर जनरल है, इसके नीचे इन्होंने 4 लोगों की एक क्या बना दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी। ठीक है, ये बना दी इन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये काउंसिल क्या करती थी कि कोई भी मैटर हो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्ट कुछ भी बनाना हो तो ये लोग क्या है, गवर्नर जनरल के साथ बैठते थे। अब इसमें असिस्ट करते थे ये किसको, गवर्नर जनरल को। इसके बाद अपन बात करते हैं चौथा इन्होंने क्या चेंज लाया, ये लाते हैं सुप्रीम कोर्ट एक बनाते हैं, ये कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में ये सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी वहाँ के लोकल्स हैं या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आपके जो अन्य यूरोपियंस वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो ये लोग ही सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही सुलझाने थे। और यहाँ पे जो पहले जज थे वो थे एलिज़ा इम्पे। ठीक है, पूछ लेते हैं कई एग्जाम्स में एलिज़ा इम्पे। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ के लोकल्स प्लस EIC प्लस जो आपके और यूरोपियंस थे उन सब के मैटर या डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करेगी। तो ये था ओवरऑल जो है इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया टेरिटरीज से रिलेटेड जो था। तो हमने देखा ओवरऑल सेंट्रलाइजेशन हुआ, बंगाल के जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, प्लस इसके नीचे जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ला दी, और बॉम्बे एंड मद्रास को बंगाल के नीचे डाल दिया। स्पेशली दो मैटर्स में था, वार एंड पीस में। ठीक है, बट ये इतना क्लियरली मेंशन नहीं था। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने चेंजेस लाए इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ EIC कंपनी। ऑलराइट, अब अपन देखते हैं कि क्या फिर इसके परिणाम रहे या फिर इस एक्ट का एनालिसिस अगर अपन करें तो क्या रहा। तो सबसे पहला जो है कि नो इफेक्टिव कंट्रोल वाज देयर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द अफेयर्स ऑफ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंटरनल हमने देखा, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने सिर्फ ओवरसाइट मैकेनिज्म किया। ठीक है, रेगुलेट, बस ये था कि आपको बताना था कि क्या चल रहा है कंपनी का। तो इससे कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं ला पाए ये लोग। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दैट वाज द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या फंक्शन करेगी, कैसे करेगी, ये प्रॉब्लमेटिक था। उसके अलावा जो गवर्नर था, जैसे ये गवर्नर है, इसके नीचे ये 4 लोग हैं 1 2 3 4। अब मान लो गवर्नर को किसी चीज़ पे बिल लाना है या रूल बनाना है, तो मान लो ये 3 बोल देते हैं यस और एक बोलता है नो, तो कोई बात नहीं, गवर्नर उस पर क्या कर सकता है, बिल बना सकता है, यस ओके। बट यहाँ पे आ जाओ, गवर्नर है ये, यहाँ पे 3 4 ये 4 लोग हैं। अब गवर्नर ने किसी उस पे मुद्दे पे बिल बनवाना है, इसने बोला यस, इसने बोला यस, सॉरी इसने बोला यस, इसने बोला नो, इसने बोला नो, इसने बोला नो। मतलब 3 लोग ना बोल रहे हैं, एक जना यस बोल रहा है। तो गवर्नर जो है इस केस में उस पर कोई भी रेगुलेशन या एक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, दूसरी चीज़। तीसरी जो चीज़ थी, जैसे मान लो ये गवर्नर है, ये 4 लोग हैं, तो इसमें से 2 कहते हैं यस यस, 2 कहते हैं नो नो। तो गवर्नर के पास होता था कास्टिंग वोट, मतलब वो चाहे तो इधर भी वोट कर सकता है, चाहे तो इधर। तो गवर्नर को मान लो बनवाना है, एक्ट बनाना है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, यस करेगा। तो वो 3-2 से पारित हो जाएगा। इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। जब दोनों वोट टाई हों, 2 इधर 2 उधर, तो कास्टिंग वोट कर सकता था। लेकिन गवर्नर के पास, ध्यान रखना, ओवर राइडिंग पावर्स नहीं थी। इस केस में आप अब देखो तो गवर्नर ये नहीं कह सकता कि भाई तुम 3 मना कर रहे हो बट मैं स्टिल बिल लाऊंगा या एक्ट लाऊंगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग हमेशा गवर्नर के अगेंस्ट ही रहते थे, ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले हैं। तो गवर्नर हैड टू फेस द ओपोजिशन फ्रॉम द काउंसिल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड इसके पास कास्टिंग वोट तो था बट ओवर राइडिंग पावर्स नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है कि जो ये बॉम्बे एंड मद्रास बंगाल के नीचे आए थे। ठीक है, तो ये बड़ा वेग था कि कौन से प्रोविजंस में बॉम्बे एंड मद्रास जो हैं वो नीचे रहेंगे, किस मैटर में नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ही वेग था, मतलब बहुत धुंधला था। So this was how this act was introduced and what all the features it had we have seen, and this was the analysis of this act. So इन कमियों के चलते हुए फिर ये नेक्स्ट एक्ट लाएंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ये धीरे धीरे एक्ट चलते जाएंगे। हम नेक्स्ट 1 by 1 वीडियो में देखते जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।